सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो कोर्स है उसके सन 2017 में जो पेपर हुए थे उनका सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो इससे पहले सोशल साइंस का हमने फर्स्ट पार्ट में वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न और उसके साथ साथ अति लघु उत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन देखा था। अगर वो फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन है, उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी, जहाँ पर अदर सब्जेक्ट के आपको 2017 के पेपर सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इसके अलावा सन 2016 के सभी पेपर हम ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक या प्लेलिस्ट में दोनों ही जगह मिल जाएंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, जिसमें हम लघु उत्तरीय प्रश्न सोशल साइंस पेपर के 2017 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, शेरशाह के राजस्व संबंधी सुधारों का उल्लेख कीजिए। तो बात करें शेरशाह के बारे में, तो शेरशाह ने जो है वो 3 दरें निश्चित की थी, जिसमें जो है वो राज्य की सारी पैदावार का 1/3 जो है वो राजकोष में लिया जाता था। ये दरें जो है वो जमीन की उर्वरा शक्ति के अनुसार तय की जाती थी। भूमि की भिन्न भिन्न उर्वरता के अनुसार अच्छी, बुरी और मध्य श्रेणी की उपज को जो है वो प्रति बीघे जोड़कर उसका 1/3 भाग राजस्व के रूप में जो है वो वसूल किया जाता था। राजस्व जो भाग है वो बाजार भाव के अनुसार रकम में जो है वो वसूल किया जाता था, जिससे जो है वो राजस्व जो कर्मचारी होते थे तथा जो किसान होते थे उनको भी बहुत ही सुविधा हो जाती थी। और ये जो पद्धति है वो जो है वो इस्लाम शाह की मृत्यु तक जो है वो चलती रही थी। तो ये सभी जो है वो शेरशाह के राजस्व संबंधी सुधारों के अंतर्गत आते हैं, जिसके कारण आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार जो है उसने किसानी या खेती में, तो ये सारी चीज़ें जो है वो राजस्व संबंधी सुधारों में आते हैं कि किस प्रकार जो है उसने किसानों के जरिए या खेती के जरिए जो है जो राजस्व है उसको बढ़ाने का प्रयास किया, और उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की ब्याज दरें हैं या बाजार भाव है, उनके अनुसार किस प्रकार राजस्व में सुधार किया गया, उसके सभी पॉइंट्स ये हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है कि शाहजहां का जो काल है वो स्थापत्य निर्माण के रूप में याद किया जाता है, उल्लेख करो। तो बात करते हैं इसके उत्तर की। तो बात करें शाहजहां की, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम मुगल काल के बारे में जानते हैं, उसके बाद उससे जोड़ते हुए जो है हम शाहजहां के समय में जो स्थापत्य कला में विकास हुआ था उसको समझते हैं। तो मुगल काल में समाज में शांति, समृद्धि एवं सुव्यवस्था थी। फलतः इस काल में विभिन्न कलाएं न केवल विकसित हुई अपितु अपने चरम पर भी पहुंची। जैसे कि आपने मुगल काल में देखा होगा कि किसी जो काल है उसको चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, किसी को स्थापत्य कला का। तो वहाँ से आपको अंदाजा भी लग रहा होगा कि यहाँ पर जो है जो भी कलाएं विकसित हुई वो अपने चरम पर भी पहुंची। इसीलिए जो है उस क्षेत्र में या उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो है उसको स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है। आगे बात करें तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में दिल्ली का लाल किला, जहांगीर महल, अकबरी महल, लाहौर का किला, जामा मस्जिद, इलाहाबाद का किला, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, जोधाबाई का महल आदि जो है वो प्रमुख इमारतों के अंतर्गत आती है। यहाँ पर बात की जा रही है स्थापत्य कला के क्षेत्र में, और ये जो है वो टोटल मुगल काल को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारा प्रश्न में पूछा था शाहजहां के बारे में, अब हम बात करते हैं शाहजहां से, क्योंकि हम इसको को रिलेट करते हुए समझाएंगे। डायरेक्ट जो है हम डायरेक्ट शाहजहां के बारे में नहीं लिख देंगे, थोड़ा सा मुगल काल से शुरू करते हुए शाहजहां पर जाते हैं। तो बात करें शाहजहां के, तो शाहजहां के शासनकाल में इस क्षेत्र में अभूतपूर्व एवं आश्चर्यजनक उन्नति हुई। इसके काल की बात करें तो इसके काल में लाल किला, दीवाने खास, दीवाने आम, नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद, अंगूरी बाग तथा जो ताजमहल है वो विश्व प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण हुआ। तो ये सभी जो है इसके काल में स्थापत्य कला के विकास को जो है वो दर्शाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा कि हुमायूं और शेर शाह के मध्य युद्धों का क्या परिणाम हुआ था, यानी कि हुमायूं और शेर शाह के बीच कौन कौन से युद्ध हुए उनकी बात कर लेते हैं। तो बात करें हुमायूं तथा शेर शाह के बीच युद्धों की, तो पहला हमारा है चौसा का युद्ध। इसके बारे में बात करें तो हुमायूं शेर शाह के बढ़ते हुए प्रभाव से जो है वो सशंकित था। जैसा कि हम सेपरेट वीडियोस में सोशल साइंस में टोटल मुगल काल को जो है अलग अलग जो राजा महाराजा हैं उनके वाइज बात कर चुके हैं। अगर वो नहीं देखा आपने तो सोशल साइंस की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप सभी राजाओं के बारे में सेपरेट वीडियोज़ देख सकते हैं। आगे बात करें तो उसने शेर शाह को नियंत्रित करने का निश्चय किया। मुंगेर के पास जो है गंगा को पार करके वो शेर शाह की ओर बढ़ा। यहाँ पर बात की जा रही है हुमायूं के बारे में।
1539 में चौसा नामक स्थान पर दोनों में जो है वो भीषण युद्ध हुआ और इसी को जो है हम चौसा के युद्ध के नाम से जानते हैं। आगे बात करें तो इस युद्ध में जो हुमायूं है उसकी पराजय हुई। को हमारा प्रश्न में भी पूछा था कि इनका जो युद्ध हुआ उसका परिणाम क्या हुआ, तो परिणाम में हम यहाँ पर यही दर्शाएंगे कि किसकी विजय हुई या किसकी पराजय हुई। और जो उसने यानी कि जो हार गया था हुमायूं, उसने जो है भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। तो ये तो बात हो गई चौसा के युद्ध के बारे में। अब बात करते हैं हम कन्नौज के युद्ध के बारे में। बात करें इसके बारे में तो शेर शाह अफगानों की खोई हुई जो सत्ता थी उसको पुनः स्थापित करना चाहता था। अतः 1540 ईस्वी में कन्नौज में हुमायूं और शेर शाह का युद्ध हुआ। 1539 में चौसा का हुआ था और कन्नौज का युद्ध जो है वो 1540 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में भी जो है हुमायूं की पराजय हुई थी, ऊपर वाले में भी हार गया था और इसमें भी हार गया था। और शेर शाह ने जो है आगरा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार कर शेर शाह सूरी के नाम से शासन किया था। आगे बात करें तो हुमायूं सिंध के रास्ते होते हुए फारस चला गया था। विपदा के दिनों में उसे अमरकोट के जो राजपूत राजा वीर साल थे उन्होंने जो है वो संरक्षण दिया था और अमरकोट में ही 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था, जिससे कि आगे जो इसका वंश है मुगल काल का वो और यहीं से बढ़ा था। तो ये तो बात हो गई दोनों के युद्धों के परिणाम के बारे में। चलिए बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, केंद्र सूची के 4 जो प्रमुख विषय हैं उसका उल्लेख कीजिए। तो बात करते हैं इसके विषयों के बारे में। तो बात करें केंद्र सरकार से संबंध रखने वाले विषय केंद्र सूची लिस्ट में जो यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर जो है टोटल 10 विषय केंद्र सूची में वाले दिए गए हैं, परंतु आपको कोई 4 बताने थे तो आप कोई भी जो 4 हैं वो लिख सकते हैं। अगर ये प्रश्न जो है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में आया है तो थोड़ा सा आपको उसके अंदर जो है वो डिटेल में भी बताना होगा। तो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है हमारा रेलवे, दूसरा है हमारा जल परिवहन, तीसरा है हमारा हवाई जहाज, चौथा है हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग, पांचवा है हमारा बैंक, छठा है हमारा विदेशी मामले, सातवां है हमारा स्मारक, आठवां है हमारा रक्षा, नवा है हमारा दूर संचार और 10वां लास्ट है हमारा डाक एवं तार। तो ये 10 जो है वो संविधान में केंद्र सरकार से संबंध रखने वाले विषय केंद्र सूची में दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति की किन्हीं 2 कार्यपालिका संबंधी अधिकारों को स्पष्ट कीजिए। तो बात करते हैं कार्यपालिका संबंधी अधिकार की। तो जो राष्ट्रपति है वो संघीय कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी है, अतः इसके कार्यपालिका संबंधी अधिकार जो है वो बहुत विस्तृत है। कोई हमें 2 पॉइंट लिखने थे तो हम आगे जो पॉइंट्स लिखे उनमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं, या तो हम डिटेल में जो है वो पैराग्राफ में भी समझा सकते हैं। तो बात करें अधिकार की तो वह भारत की जल थल और नभ सेना का जो है वो सर्वोच्च सेनापति होता है। यहाँ पर बात की जा रही है राष्ट्रपति की। भारत के प्रधानमंत्री और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, ये इसका जो है वो पहला कार्य हो जाएगा। इसके अलावा इन्हें पद से हटाने का अधिकार भी जो है वो राष्ट्रपति को ही होता है, ये हमारा दूसरा कार्य हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा राज्य के राज्यपाल और दूसरे देशों में भारतीय राजदूत की नियुक्ति भी जो है वो राष्ट्रपति ही करता है। तो ये हमारे तीसरे कार्य के अंतर्गत आ जाएगा। हमें कोई 2 कार्य लिखने थे तो हम कोई भी इनमें से 2 लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा कि लोकसभा के 4 कार्य लिखिए। तो कोई 4 कार्य लिखने तो पहला हमारा हो जाएगा कानून बनाना, दूसरा हमारा हो जाएगा मंत्रिपरिषद के कामों पर अपना नियंत्रण रखना, तीसरा हो जाएगा कानूनों में संशोधन करना और चौथा हो जाएगा हमारा जनता पर कर लगाने और खर्च करने का निर्णय लेना। तो ये जो है वो 4 लोकसभा के कार्यों के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके लिए कौन कौन सी जो योग्यताएं हैं वो आवश्यक होती हैं। तो न्यायाधीश की जो योग्यताएं हैं उनको बात करने से पहले थोड़ा सा इसके संगठन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रश्न है वो लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है। तो जो उच्च न्यायालय उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है तथा उसके नीचे जो है वो अन्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीश की जो संख्या है वो संविधान द्वारा निश्चित नहीं की जाती है। अलग अलग जो राज्य हैं उनमें न्यायाधीशों की जो संख्या है वो भी भिन्न भिन्न होती है। इस समय उत्तर प्रदेश के जो उच्च न्यायालय है उसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 60 अन्य न्यायाधीश हैं। और यहाँ पर जो संख्या लिखी है ये पुस्तक प्रकाशन के समय की लिखी गई है, ये जो है वो कम या ज़्यादा जो है वो समय के अनुसार हो सकती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं संख्या निश्चित करने का अधिकार जो है वो संविधान द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया है। अब बात करते हैं न्यायाधीश की योग्यताओं के बारे में, जो कि हमारा प्रश्न में पूछा गया था। तो पहला है हमारा कि वह भारत का नागरिक हो, लगभग ये जो शर्त है वो सभी जगह एप्लीकेबल होती है। दूसरा है हमारा इसकी जो आयु है वो 62 वर्ष से अधिक ना हो। तीसरा है हमारा कि वह भारतवर्ष के किसी भी न्यायालय में कम से कम 10
वर्ष तक न्यायाधीश पद संभाल चुका हो या भारत के किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष लगातार वकील रह चुका हो अथवा कानून का महान ज्ञाता हो। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी न्यायाधीश की योग्यताओं के बारे में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा कि हरित क्रांति का क्या अर्थ है, इसकी प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं। तो बात करते हैं हरित क्रांति की। 1966 से 67 तक हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वो अच्छे बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना है। इसे ही जो है वो हरित क्रांति कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था हरित क्रांति का क्या अर्थ है, यहाँ से जो है हमें इसका अर्थ समझ में आ गया। अब बात की जा रही है आगे प्रश्न में कि उसकी प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं। तो प्रमुख बातें जो है उसको पॉइंट्स के आधार पर देख लेते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है आधुनिक उपज के लिए सुधरे हुए अच्छे बीजों का प्रयोग होने लगा। जब बात की जा रही है ऊपर की आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र वृद्धि होगी, तो जाहिर सी बात है अच्छे बीजों का प्रयोग भी होगा। गेहूं की उन्नत किस्में जैसे कि सरबती, सोनारा, कल्याण, सोना, हीरा तथा धान की किस्में जैसे IR, ताईचुंग, 65 जया, पद्मा, पंकज, जमुना, साबरमती किस्मों का विकास व उपयोग किया गया। तो सिंपल सी भाषा में कहें तो जो बीजों की उन्नत किस्म है उनका उपयोग जो है वो हरित क्रांति के फलस्वरूप होने लगा, जिससे कि जो फसल है उसकी अच्छी पैदावार प्राप्त होने लगी। बात करें दूसरे पॉइंट की तो रासायनिक खादों जैसे कि अमोनियम सल्फेट, यूरिया, सुपर फास्फेट, पोटेशियम सल्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट तथा पोटेशियम नाइट्रेट का विकास व उपयोग किया गया, जिसे जो है जो फसल की पैदावार है उसकी जो क्षमता है उसको बढ़ाया जा सके और उत्पादन में जो है वो वृद्धि की जा सके। तीसरा हमारा पॉइंट है जैविक खाद का उत्पादन बढ़ाना, जैसे कि कंपोस्ट की खाद, हरी खाद, नीम की खली की खाद इत्यादि। तो ये सभी पॉइंट्स हमारे हो जाएंगे हरित क्रांति की प्रमुख बातों के बारे में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 39 हमारा टुंड्रा प्रदेश के जो प्राकृतिक वातावरण है उसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बात करते हैं इसके बारे में। फरवरी मार्च के महीनों से टुंड्रा प्रदेश में जो है वो सूरज चमकने लगता है। शुरू में जो है वो सूरज दिन में 1-8 घंटे चमक कर डूब जाता है, फिर धीरे धीरे जो है वो दिन लंबे होते जाते हैं। 2 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे और 24 घंटे जो हैं ये दिन को जो है वो यहाँ पर दर्शाता है। हाँ, वहाँ मई, जून, जुलाई लगभग 3 महीने जो है वो सूरज डूबता ही नहीं है। यहाँ पर जो सूरज है वो 24 घंटा चमकता रहता है, तब लगातार जो है वो दिन रहता है। तो ये सभी पॉइंट्स जो है वहाँ के भौगोलिक वातावरण को जो है वो दर्शाता है। बात करते हैं चलिए अगले प्रश्न की। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, लोहा उत्पादन के 2 प्रमुख क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो थोड़ा सा पहले जानते हैं लौह अयस्क के बारे में। तो भारत में लौह अयस्क के विशाल भंडार हैं, जिनमें जो है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये लौह अयस्क प्राप्त होता है। लौह अयस्क क्या होता है, हमें जो लोहा प्राप्त होता है वो पहले जो है वो कच्ची धातु के रूप में प्राप्त होता है, फिर उस कच्ची धातु से जो है वो लोहा प्राप्त किया जाता है। तो ये हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है ये अयस्क होते हैं लोहे के, जिनमें जो है वो लोहा का 60 से 70% तक अंश होता है। अनुमानतः भारत में लौह अयस्क का कुल भंडार 1.757 करोड़ टन है। लौह अयस्क के उत्पादन में जो है वो भारत का 4था स्थान है। यहाँ पर जो डाटा दिया गया ये जो है वो पुस्तक प्रकाशन के समय का है। समय के अनुसार ये घटता बढ़ता भी रहता है। उत्पादन क्षेत्र की बात करें, क्योंकि हमारा प्रश्न में पूछा था कोई 2 उत्पादन क्षेत्र के नाम लिखिए, तो भारत में लौह अयस्क मुख्यतः जो है वो बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों में पाया जाता है। यहाँ से आप 4 राज्यों के नाम याद कर लीजिए, कोई भी 2 जो है आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा टोटल सोशल साइंस का सेट कंप्लीट होता है, पिछले और इस पार्ट को मिलाकर। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर ऑन करें, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई प्रश्न है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।